गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं टेंसेज के बारे में। और जहां पर आप 2 महीने का टेंस टॉपिक या टेंस का जो कोर्स सीखते हैं, मैं आपको कुछ घंटों में इसके बारे में आज बताऊंगा। जो छोटी क्लासों में तथा बड़ी क्लासों में बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है। टेंस जो होता है वो बेसिक होता है इंग्लिश ग्रामर का। यदि जिन बच्चों को टेंस के बारे में नॉलेज होता है, वो बच्चे इस ग्रामेटिकल पोर्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, उनका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको टेंस के टॉपिक को अच्छे से समझ सको और आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन या फ्रेंकली हिंदी से इंग्लिश आप बना सकें, इंग्लिश आप सीख सकें। इसलिए हम आज पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस के टॉपिक में हमने पहला यहाँ पर टेंस नाम डाला है। तो टेंस जो है वो क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसको काल कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम काल कहेंगे, या इसको समय के बारे में इंडिकेट किया जाता है। यानी टेंस जो होता है वो समय के बारे में हमें बताता है। समय जो होता है वो 3 टाइप में टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। एक तो जो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ये टाइम, एक जो हमने कल काम किया था उसके बारे में जो पास्ट कहलाता है, जो आगे आने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टडी करते हैं डेफिनेशन के बारे में। टेंस की डेफिनेशन जो दे रखी है वो एक बिल्कुल सरल और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने लिखी है यहाँ। एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब, कहने का मतलब है वर्ब की कोई भी फॉर्म जो होती है, दैट मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम, जो किसको बताती है, जो कार्य के समय के बारे में हमें बताती है, कार्य के समय के बारे में हमें इंडिकेट करती है। और स्टेट इज नॉन एज टेंस, वही क्या कहलाते हैं, टेंस कहलाते हैं। अभी हिंदी डेफिनेशन में आपको आप समझ सकते हैं, वर्ब की कोई भी फॉर्म जिसका कार्य का समय, कोई भी हम कार्य करते हैं उस कार्य का जो समय होगा, कार्य और समय जो होगा उसको हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। अथवा वर्ब के द्वारा अभिव्यक्त की गई अवस्था को प्रदर्शित करने का जो कार्य करता है वही टेंस कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि जब आप टेंस पढ़ें तो टेंस के अंदर मुख्य रूप से 2 चीज़ों का ध्यान रहना जरूरी है। फर्स्ट जो चीज़ आती है वो होता है उसमें कार्य के करने का समय, आप किस समय को इंडिकेट दिखा रहे हो, उसमें वाक्य जो भी पढ़ा जा रहा है उस वाक्य के अंदर समय क्या बता रहा है वो वाक्य हमें, तथा वो कार्य क्या कर रहा है, कार्य तथा समय को मिलाकर ही हमें सेंटेंस के बारे में पता लगता है। अब सेंटेंस की वो स्थितियाँ जो हम पढ़ते हैं, जो मुख्य रूप से हमें 2 चीज़ों को इंडिकेट करने का कार्य करवाती हैं। जो एक तो कार्य है, कार्य मतलब काम होता है कि समय को बताती है, कार्य किस समय में हुआ है, वो दोनों चीज़ें जो वर्ब इंडिकेट करती है उसको हम टेंस कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, अब मैं कार्य तो क्या कर रहा हूँ, खाना खाने का कार्य कर रहा हूँ। अब मैंने कब खाना खाया वो एक समय इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से इनको अलग अलग भागों में भी डिवाइड किया गया है। यहाँ हम पढ़ते हैं टेंस जो शब्द है, टेंस जो शब्द दिया हुआ है वो लैटिन भाषा के यहाँ पर टेम्पस शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है, टेम्पस शब्द से बना हुआ है। टेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टाइम, समय। क्या अर्थ होता है, समय होता है। इसलिए हम टेंस को क्या मानते हैं, समय मानते हैं, क्योंकि वो हमें समय के बारे में ही बताता है कि वो कार्य करने वाला जो समय है वो पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है। अब हम देखते हैं यहाँ पर टेंसेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो टेंस के जो फॉर्म्स होती हैं वो 3 प्रकार की फॉर्म्स होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट टेंस जो आता है प्रेजेंट टेंस, जो टाइम नाउ, अभी का समय, जो हमें केवल प्रेजेंट यानी अभी जो हम कार्य कर रहे हैं, जो अब हम जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो या मैं या बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रेजेंट में ही हम देखते हैं। पास्ट टेंस सेकंड नंबर पे आता है। पास्ट टेंस वो टाइम देन को इंडिकेट करता है। देन का अर्थ होता है तब,
बीता हुआ कल, जो कार्य हमने कल कर लिया था वो कार्य किस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 3 नंबर पे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस होता है टाइम टू कम। कम का मतलब होता है आना, टाइम यानी समय। जो समय अब आगे आने वाला है वो फ्यूचर टेंस में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर बात मुख्य रूप से ये आती है कि टेंस पढ़ते समय हम केवल 2 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो है वो कार्य क्या हो रहा है वाक्य में, और वो कार्य कब हुआ वाक्य में, ये दोनों बातें हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इनके पार्टीशन जो है या इनके डिवाइडेशन, जो 3 जो टेंस हैं, इन तीनों टेंसों के डिवाइडेशन हम पढ़ेंगे। आप इनको नोट करें। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं। मैंने बताया टेंस जो होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भागों में हमने टेंस को डिवाइड किया है। पहला यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा दे रखा है फ्यूचर टेंस। तो हमने टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। अब इन तीनों के 4 पार्ट्स और दे रखे हैं, 4 पार्ट्स और हैं इनके। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडेफिनिट। तो जब आप इन चारों के नाम को अच्छे से याद कर लेते हो तो 12 टेंसों के नाम इनके आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। यहाँ दे रखा है इंडेफिनिट को हम क्या कहते हैं? सिंपल टेंस भी बोलते हैं इसको हम। प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं इसको हम। कंप्लीट टेंस भी कह सकते हैं और इसको हम कंप्लीट एंड प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ प्रेजेंट टेंस जो है, यदि आपको प्रेजेंट के आप टेंस बनाना चाहते हैं तो इनके नाम के आगे यहाँ इस जगह पे आप क्या लगा सकते हैं? इनके नाम आप लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगे? प्रेजेंट के बने। मान लीजिए मैंने यहाँ इनमें क्या कर दिया, ये नाम लिख दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही यदि पास्ट नाम यदि यहाँ पर इनसे पहले मैं लगा दूं तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम पढ़ेंगे। ऐसे ही फ्यूचर टेंस जो तीसरा आता है, फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हम इन टेंसों को 12 भागों में डिवाइड करते हैं। इनके 12 पार्ट्स होते हैं। यहाँ टेंस की स्थितियों में मैंने दूसरा नाम जो लिखा है, इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल कह सकते हैं। यहाँ कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव के नाम से भी हम बोल सकते हैं, और परफेक्ट को हम कंप्लीट के नाम से बोल सकते हैं, एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इनके डबल मीनिंग के रूप में इनके पार्टीशन बताए हैं, पार्ट्स बताए हैं। आप इनको अच्छे से स्टडी करें। अब हम चलते हैं अपने पहले टेंस की ओर, और अपना फर्स्ट जो टेंस आता है वो ये है। आप नोट कर सकते हैं इन चीज़ों को। आप नोट करने के बाद फर्स्ट टेंस हम स्टडी करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो टेंस दे रखा है वो हमें क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट में, जिसका प्रथम जो टेंस का नाम है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ हम पहचान समझेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में जब हम कहें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य रूप से जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो इंडेफिनिट के अंदर आता है। या इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हम कह सकते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे कि वर्तमान स्थिति में जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम रखेंगे। तो यहाँ पहचान, आप इनको पहचानेंगे कैसे कि क्योंकि 12 टेंस हम पढ़ने वाले हैं, 12 में से आपको पता कैसे लगेगा कि ये टेंस कौन सा टेंस आया है।
इसी तरीके से मैं कुछ आपको विशेष पॉइंट्स बताऊंगा, इन पॉइंट्स पे आप विशेष ध्यान देंगे और अच्छे से इनको सीखेंगे। तो यहाँ पर यदि आप ये टेंस 12 के 12 सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्दों को लिखा जाता है। आदि शब्दों को लिखा जाता है। जैसे मैं हिंदी में यहां लिखूं, फर्स्ट नंबर एग्जांपल, मैं पाठ पढ़ाता हूं, तुम खाना खाते हो, क्या वह पानी नहीं पीता है, वह रसोई में खाना बनाती है। तो मैंने बताया कि हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं या ता हो के रूप में कोई भी वर्ड मिले तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस आप उसको समझेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ता हूं, सेकंड क्वेश्चन में ते हो, थर्ड क्वेश्चन के अंदर ता है और लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है ती है। तो अब हम समझेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए हम चलते हैं अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग जो वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू एंड या डज। डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट इसमें आता है मैन वर्ब, मैन वर्ब। अब मैन वर्ब क्या होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट वर्ब या हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट वर्ब में एस या एस का। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो तीसरी और चौथी जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो आती है कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मेन वर्ब क्या होती है। तो मेन वर्ब होती है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ है एस या एस। अब इसमें आपको ये देखना है कि सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय आप डू या डज में से कौन से शब्द को लगाएंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग आप कब करेंगे, या ई कहाँ आएगा या एस कहाँ आएगा, आई एस का यूज कैसे होता है, अब हम स्टडी करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हम टेंस जब पढ़ते हैं उस स्थिति के अंदर टेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से ग्रामेटिकल पोर्शन में टेंस इंपॉर्टेंट मानते हैं। यहाँ हम टेंस जो है एक फर्स्ट पार्ट पर पहुँचे हैं, और फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनको लेके चलेंगे। टेंस जो है वो सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। टेंस जो हैं इनके सेंटेंस डिवाइडेशन जो होंगे वो कितने प्रकार के मानते हैं, 4 प्रकार के मानते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस जो पार्ट आता है, सेंटेंस पैटर्न जिसको बोलते हैं, सॉरी सेंटेंस जो डिवाइडेशन दे रखा है वो सबसे पहले आता है यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नंबर पे आता है नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर पे आता है
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि हम टेंसों को देखते हैं तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। अब यहाँ इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आप पहचानेंगे कैसे। ये सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं, इन सेंटेंसों को आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है या हम इस सेंटेंस को नेगेटिव कह सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जब नेगेटिव का हिंदी लाइन दे रखा है तो आपको उसमें नहीं शब्द मिलेगा तो हम उसको समझेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द मिलता है तथा सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यदि किसी सेंटेंस में क्या भी लगा हो और नहीं भी आ जाए सेंटेंस में तो हम उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तथा जिन सेंटेंसों में इनमें से कुछ भी नहीं आता है हम उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यह तो हो गई हिंदी से पहचान कि हम हिंदी में कैसे समझेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेंटेंसों के पैटर्न किस प्रकार से होंगे। आपको पैटर्न नोट करने से पहले ये नोट कर लेना है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जो मैं अब यहाँ पर कुछ 4 या 5 या 6 के करीब रूल लिखवाने वाला हूँ, उन रूल्स पे आप विशेष ध्यान देंगे, तभी आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आएगा। यदि 12 टेंसों में से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से समझ आ जाता है तो आप टेंस जो 12 आप सीखते हैं वो टोटली टेंस आपको अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप आप उनको कर सकते हैं। यहाँ जिन टेंसों को आप पढ़ रहे हैं उन टेंसों को पढ़ने से पहले इन रूल्स पे आप विशेष ध्यान दें जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। तो आइए हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट रूल नंबर आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सेंटेंस में डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग आप करते हैं या करेंगे। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे ड्यूरल सब्जेक्ट होने पर। ड्यूरल का मतलब यहाँ पर बहुवचन से संबंधित है। सब्जेक्ट का मतलब है वाक्य के शुरू में आने वाला नाउन जो शब्द कहलाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यदि सिंगुलर सब्जेक्ट में है तो आप सेंटेंस में या तो डज का प्रयोग करेंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करके लिखेंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर सेंटेंस में डू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड नंबर पे यदि वर्ब के अंत में कोई भी वर्ब दे रखी है या वर्ब के अंत वाला जो भाग दे रखा है, किसी भी वर्ब के अंत में डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स तथा जेड, एस एस एच सी एच ओ तथा एस एच, इन शब्दों का प्रयोग होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ वर्ब के अंत में दिया हुआ है, वर्ब के अंत में यदि ये वाले डबल एस या ओनली एस भी आ सकता है, सी एच एस एच ओ एक्स तथा जेड आए तो ई एस लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा?
ES लिखा जाएगा। यदि ये लेटर नहीं है तो आप S जोड़ेंगे। तो मैंने इस पॉइंट में लिखवाया है, यदि किसी भी वर्ब के अंत में S, SH, CH, O, X तथा Z का प्रयोग हो तो उस वर्ब के अंत में ES जोड़ा जाता है, तथा यदि ये शब्द नहीं दिए हुए हैं, अक्षर या लेटर नहीं दिए हुए हैं, तो आप S जोड़कर ही उसको पूरा करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि वर्ब के अंत में Y हो तथा Y से पहले कॉन्सोनेंट आए तो Y को IES में बदला जाता है। यदि स्वर हो तो Y को Y ही लिखते हैं तथा S जोड़ते हैं। इसको आप समझिए, यदि किसी भी वर्ब के अंत में Y दे रखा है और Y से जस्ट पहले आने वाला जो शब्द है वो शब्द यदि कॉन्सोनेंट में दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है AEIOU को छोड़कर बाकी ABCD के जो अक्षर हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। तो यदि Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट वर्ड दिया हुआ है तो आप वहाँ Y को I में बदल देंगे और ES लगा देंगे तो वो बन जाएगा IES। और यदि कॉन्सोनेंट की जगह पर Y से पहले वोवेल दे रखे हैं, AEIOU कोई शब्द जोड़कर दे रखा है, तो आप उसको क्या बनाएंगे, ओनली S ही जोड़कर उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ 4 नंबर पॉइंट पे, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज नहीं किया जाता है। डू डज का यूज नहीं करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट पे हम पढ़ते हैं, यदि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया हुआ है, सेंटेंस आए तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाएगा तथा इसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी
जाएगी। कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि यदि आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में दे रखा है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग यदि सेंटेंस का हुआ है तो आप हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का ही प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को देखकर करना है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट आता है, यदि नेगेटिव सेंटेंस दे रखा हो, इंट्रोगेटिव दे रखा हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दे रखा हो तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, वो भी किसको देकर, सब्जेक्ट को देकर। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो आप डज लगाएंगे, सब्जेक्ट यदि बहुवचन प्लूरल में है तो आप डू का प्रयोग करेंगे। और इनके तुरंत बाद आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, उसमें एस या एस नहीं जोड़ना होता है। इस प्रकार से ये टेंस के जो 5 जो रूल हैं ये अच्छे से आपने स्टडी किए हैं, तो आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूँ, इनको उतारिए आप। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग कैसे किया जाता है या वाई के प्रयोग को कैसे करना है, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं यहाँ पर। जैसे आपको सेंटेंस में दिया हुआ है गो दे रखा है आपको, तो गो को आप प्लस ईएस में जोड़कर बराबर GOES बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ओ का प्रयोग दिया हुआ है। इसी प्रकार से TEACH टीच का प्रयोग CH के रूप में है तो ES जोड़ेंगे तो TEACHES का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको FIX तो यहाँ पर प्लस ES जोड़ेंगे, अक्स आया हुआ है तो क्या हो जाएगा FIXES, फिक्सेस का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं MISS प्लस डबल एस दिया हुआ है तो इसमें भी ES को जोड़ेंगे तो हो जाएगा MISSES मिसेज। ऐसे ही आपको ओनली S जोड़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे WRITE प्लस S जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ओनली TES। ओनली हमने क्या जोड़ा इसमें S। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि READ रीड दे रखा है तो ओनली S का ही प्रयोग हम करेंगे, ओनली S का प्रयोग करके हम लिखेंगे तो READS रीड्स हमने बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपको बताई थी जो बातें कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में SS, CH, SH, OX तथा Z का प्रयोग हो तो आप उसमें ES जोड़ेंगे, वरना आपको यदि ये शब्द नहीं मिलते हैं तो आप ओनली S जोड़कर ही उसको बनाएंगे। अब बात है वाई के प्रयोग में। तो वाई के प्रयोग में जब हम करते हैं तो वाई का प्रयोग जब किया जाता है तो उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था FLY, मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी वाई का प्रयोग दे रखा है और वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड दिया हुआ है तो कॉन्सोनेंट वर्ड होने पर आप इस वाई को किस में बदल देंगे, IES में बदल देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस लगाए थे मैंने, इक्वल के निशान के प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ IES का प्रयोग करेंगे तो FLIES ये शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से इसका हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ COPY, कॉपी के अंदर देखो वाई दे रखा है और वाई से पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है P, कॉन्सोनेंट वर्ड है इसलिए हम इसको क्या करेंगे IES में बदलेंगे तो ये बन जाएगा COPIES कॉपीज। अब यदि कोई कॉन्सोनेंट वर्ड की जगह पर वोवेल शब्द आता है तो वहाँ पर हम देखते हैं PLAY प्ले, प्ले के अंदर ओनली हम क्या जोड़ेंगे, वाई का वाई ही रहेगा, इसमें S जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है वोवेल शब्द है। और मैंने आपको बताया है वोवेल का प्रयोग जब सेंटेंस में हो तो आप क्या करेंगे, इनमें वाई को वाई ही बनाकर लिखेंगे, वाई को वाई में ही हम
लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PLAY, ओनली S, तो ये S, क्योंकि यहाँ पर Y को हमने क्या कर दिया था, I में बदल दिया था। यहाँ पर Y को हम Y में ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि Y से पहले यहाँ पर वोवेल शब्द AEIOU का प्रयोग होता है, तो Y में ही रहता है, I में नहीं बदलता। तो इस प्रकार से ये वाला जो पॉइंट है आपको स्पेशली समझ में आ गया होगा कि S या ES का प्रयोग हम कैसे बनाते हैं या कैसे पढ़ने वाले हैं हिंदी पैटर्न के बारे में। हिंदी पैटर्न का अर्थ ये है कि जब कोई हिंदी की लाइन दे रखी हो, उस हिंदी की लाइन को आप पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद में अदर दे रखा है, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। तो हम इसको करेंगे कैसे, अदर को कैसे पहचानेंगे। सेंटेंस में मे का प्रयोग हो तो हम उसे अदर पहचान सकते हैं, या पर का प्रयोग हो तो उसको हम अदर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब हिंदी की लाइन मैंने यहाँ पर ये लिख रही है कि सीता पाठ नहीं लिखती है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट, सबसे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सीता है। उसके बाद में अदर का प्रयोग देखो, इसमें मे और पर लगा हुआ है क्या, यहाँ इसके साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अदर नहीं। इसके तुरंत बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा, वर्ब। तो यहाँ पर लिखना क्या है, एक वर्ब है। अब नहीं जो दे रखा है वो हमें सेंटेंस की पहचान बताता है, और ती है वो हमें टेंस की पहचान को बताता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है, सीता पाठ नहीं लिखती है, तो यहाँ पर मैंने बताया है आपको कि सीता सब्जेक्ट है, पाठ ऑब्जेक्ट है, लिख जो है वर्ब है। अब सेंटेंस जो ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसों को जब आप देखते हैं तो ये सेंटेंस तो किसमें है, नहीं होने पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति के अंदर यहाँ हम पढ़ते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए तो हम देखते हैं। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है नेगेटिव में, तो नेगेटिव का पैटर्न ये दे रखा है, क्योंकि अब हिंदी तो ये दे रखी है, अब हिंदी से हम क्या बनाने वाले हैं, इसको इंग्लिश में चेंज करने वाले हैं। तो इंग्लिश में जब हम इसको चेंज करेंगे तो पैटर्न, इंग्लिश पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको हम बदलेंगे। इंग्लिश अब पैटर्न के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस ये दे रखा है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सीता, तो यहाँ पर आ जाएगा सीता। उसके बाद आप देख सकते हैं डू या डज, तो दोनों में से कोई एक लगाना है। तो डू या डज में से यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो आप डज लगाओ, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन में है तो आप डू लगाओ। तो सीता क्या है, एक वचन सिंगुलर में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डज। उसके तुरंत बाद में दे रखा है नोट, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। नोट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, लिखना, तो लिखने को हम बोलते हैं राइट, WRITE, राइट। उसके बाद में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है पाठ, तो हम क्या कर देंगे, लेसन। अदर अंत में दे रखा है अदर, अब अदर इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो इसको, आप फुल स्टॉप यहीं पर लगाकर इसको फिनिश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है मोहन बाजार जाता है। तो मोहन यहाँ क्या है, हिंदी का पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है, जा क्या है, वर्ब है, ता है वो टेंस की पहचान को इंडिकेट कर रहा है यहाँ। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेंटेंस कौन सा बन गया है, देखो इसमें नहीं भी नहीं दे रखा है, क्या भी नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये वाला पैटर्न हम काम में लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ मोहन का यूज कर दिया है। मोहन के तुरंत बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करेंगे। मैंने वही बात बताई है, सब्जेक्ट एक वचन में हो तो आप वर्ब के साथ एस या एस लगाओ, वरना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मोहन एक वचन है, तो यहाँ वर्ब के साथ में हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे। तो मोहन वर्ब क्या है इसमें, गो, तो गो वर्ब के साथ में क्या जोड़ते हैं, ईएस। क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि यहाँ पर ओ आया है इसलिए हमने ईएस का प्रयोग किया है। उसके बाद दे रखा है यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, टू मार्केट, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्या पूजा रसोई में खाना बनाती है।
तो आइए हम इस सेंटेंस को देखते हैं। क्या जो है वो हमसे देखते हैं सेंटेंस की पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करने का काम कर रही है। यहाँ ये पूजा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है। रसोई में, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, में। तो मैंने बताया है में जब किसी भी शब्द के साथ आता है तो वो क्या बनता है, अदर बनता है। अदर के तुरंत बाद में क्या आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट। तो क्या है ये, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब। और बनाना क्या है, वर्ब। और ती है जो टेंस की पहचान को इंडिकेट करने का काम कर रही है। तो आइए हम इसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में चेंज करते हैं। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ पर ये है। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या डज। किसको देखकर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पूजा। पूजा एक वचन है तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ डज लगाएंगे। तो यहाँ शुरुआत किससे करेंगे, डज पूजा। डू डज में से डज हमने लगा दिया, सब्जेक्ट हमने लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या दे रखी है इसमें, वर्ब दे रखी है बनाना। तो क्या आ जाएगा, कुक। क्या आ जाएगा, कुक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। कुक के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें, खाना। तो कुक फूड। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या दे रखा है, अदर। अब अदर को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर मे का पहले पोर्शन बनाएंगे। मे को मैंने लिखवा रखा है इन द के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे आप इन द। अब आगे इसका जो वर्ड दिया हुआ है, जिस शब्द के साथ में मे लगा हुआ है उस वर्ड मीनिंग को यहाँ लिखेंगे। तो इन द किचन। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या वह छत पर पतंग नहीं उड़ाता है। तो क्या और नहीं ये तो बन जाएंगे यहाँ सेंटेंस की पहचान। और ता है ये बन जाती है टेंस की पहचान। और वह सब्जेक्ट है, छत पर अदर है, पतंग ऑब्जेक्ट है, और उड़ाना यहाँ पर क्या है, वर्ब है। तो आइए हम अभी सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंग्लिश बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये पैटर्न है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले डू या डज दे रखा है। तो हम सब्जेक्ट को देखते हुए डू डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डज ही। ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर ता है का मतलब ये है कि वो लड़का है। यदि ती है होता तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग कर देते। तो डज ही, डू डज में से हमने डज लगा दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नोट। तो यहाँ हमने लिखा नोट। नोट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब इसमें दे रखी है फ्लाई। ये वाली वर्ब है उड़ना। तो यहाँ FLY फ्लाई का प्रयोग कर देंगे। फ्लाई के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पतंग। तो काइट, KITE काइट का प्रयोग करेंगे। इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, अदर। अदर दे रखा छत पर। तो मैंने बताया छत और पर के शब्द को हम यहाँ से देखेंगे, ऑन द लिखेंगे। और इसके साथ जो शब्द आया हुआ है वर्ड मीनिंग उसका प्रयोग लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा ऑन द रूफ। अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस का टॉपिक या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। टेंस के टॉपिक को पढ़ते वक्त आपने देखा होगा काफ़ी लंबा टाइम इसमें लगेगा, काफ़ी लंबे से संबंधित है। 2 या 3 घंटे या मेरे 2 या 3 वीडियो के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। तो मेरा ये पहला वीडियो था जिसके अंदर मैंने टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो के लिए। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो सबसे पहले आपके पास से पहुँचे। थैंक यू।